हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजश्री, सहायक आचार्य माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ मौर्यकालीन शिल्प और व्यापार। ये आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और ये पेपर सेकंड का महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम देखते हैं कि मौर्यों के उत्तरोत्तर जब मौर्यों का पतन हो चुका था और मौर्यों के बाद जब हमने बताया पिछले वीडियोस में कि शुंगों ने भारत में साम्राज्य स्थापित किया, उसके बाद सातवाहन आए, उसके बाद शकों का आक्रमण हुआ, फिर कुषाण जातियों के आक्रमण हुआ। तो इस काल में भारतीय जो शिल्प और व्यापार में उनकी दशा कैसी थी या उनका व्यापार इस समय किस प्रकार पनपा या कुछ में कमी आई, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। तो हम बात करेंगे शिल्प की। शिल्प मतलब जो विभिन्न छोटे मोटे उद्योग धंधे भारतीय संस्कृति में चल रहे थे उनकी हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो मौर्योत्तर काल था, शक कुषाण सातवाहनों का जो काल था, इस काल में शिल्प और वाणिज्य में भारत में उन्नति हुई, चरमोत्कर्ष पर थी। हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो छोटे छोटे उद्योग प्रचलित थे, जैसे आपका बढ़ईगिरी का उद्योग, आपका लोहे का उद्योग, आपका चर्म उद्योग, या फिर हम कहेंगे कि कपड़े बनाने का उद्योग, ये जितने भी उद्योग धंधे छोटे मोटे मात्रा में प्रचलित थे, इस काल में आके इन वर्गों का, व्यावसायिक वर्गों का महत्वपूर्ण रूप से क्या हुआ, विकास हुआ। इस काल में हम देखते हैं कि शिल्पी वर्ग ने न केवल नगरों में अपितु गांव में भी उनका बसना आरंभ हो गया, या गांव में भी बहुत अधिक मात्रा में व्यवसाय किए जाने लगे थे। हम देखते हैं कि मिलिंद पन्नों में 75 व्यवसाय गिनाए गए हैं और इसमें जो 60 हैं वो विविध प्रकार के शिल्पों से संबंध हैं। जो तेलंगाना स्थित जो करीम नगर था, उसमें एक गांव में बढ़ई, लोहार, सुनार, कुमार आदि अलग अलग टोलों में रहते थे। 8 शिल्पी सोना, चांदी, सीसा, टिन, तांबा, पीतल, लोहा और रत्न के काम करते थे। तो इस प्रकार देखते हैं कि इस काल में बहुत अधिक मात्रा में शिल्प कला का विकास हो गया था। जो आंध्र प्रदेश का जो तेलंगाना प्रदेश था, वो लौह शिल्प में बहुत अधिक क्या था, इस समय मौर्योत्तर काल में समृद्ध था। और इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि करीमनगर और नालगोंडा जिले, कहाँ, तेलंगाना में, करीमनगर और नालगोंडा जिलों में हथियारों के अलावा हमें तराजू की डंडी, मूठ वाले फावड़े, कुल्हाड़ियाँ, हंसियाँ, फाल, उस्तरा, करछुल आदि लोहे के क्या मिले हैं, हमें सामान मिले हैं। इस काल में मौर्योत्तर युग में कपड़ा निर्माण का भी एक महत्वपूर्ण शिल्प क्या था, विद्यमान था। जो मथुरा में जगह है, मथुरा में शाटक नामक एक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण होता था। दक्षिण भारत के कई नगरों में इस काल में रंगरेजी एक उन्नत शिल्प था। रंगरेजी मतलब कपड़ों को रंगने का कार्य। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में ईंटों का बना एक रंगाई का क्या मिला है, हमें एक होज मिला है, अर्थात जिसमें कपड़ों की रंगाई की जाती थी। अरिकमेडु में भी इस प्रकार के बड़े बड़े होज मिले हैं और ये होज ईसा पूर्व पहली तीसरी सदियों के हैं। और ये पता है हमें कि ये काल कौन सा था, मौर्योत्तर काल था। दक्षिण के जो तमिल राज्य थे उसमें इस समय जो घरेलू उद्योग धंधे भी काफ़ी अधिक मात्रा में विद्यमान थे या विकास उनका हो चुका था। इस काल में जो सूती वस्त्र जो बनता था वो इतना पतला होता था कि उसको क्या कहते हैं, उसको बिल्कुल बादल की तरह महीन होता था। उरयूर जो स्थान है वो सूती कपड़े का प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा हम देखते हैं कि दक्षिण में शक्कर बनाने का काम भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। शक्कर के अलावा हम देखते हैं कि रस्सी बनाने का उद्योग, अस्त्र शस्त्र निर्माण का उद्योग, इसके अलावा चर्म उद्योग, नमक उद्योग, भवन निर्माण उद्योग काफ़ी भी इस काल में समुचित उचित मात्रा में विद्यमान थे। किसमें, मौर्योत्तर काल में। तो हम देखते हैं कि विभिन्न जो शिल्प थे उनका इस काल में समुचित विकास हो चुका था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो विलासी वस्तुएं थीं उनके उत्पादन में भी शिल्पी जो वर्ग था वो अधिक क्या था, विकास कर चुका था। इसमें हाथी दांत का काम, शीशे का काम, माणिक्य का काम भी उल्लेखनीय है। भारत में जो शीशा ढालने की जो शिल्प कला है वो ईसा सन के आरंभ में ही अस्तित्व में आ चुकी थी, लेकिन मौर्योत्तर युग में ये काफ़ी विकसित हो गई, शीशा ढालने की कला। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में इस काल में सिक्कों की ढलाई का एक महत्वपूर्ण शिल्प क्या हो गया था, पनप चुका था, या उसमें भी भारत ने पारंगतता प्राप्त कर ली थी।
किसमें? शीशे बनाने में, सिक्के बनाने में। जो सिक्के थे वो विभिन्न धातुओं के बनाए जाते थे। इसके अलावा इस काल में हस्तशिल्प में पक्की मिट्टी की मूर्तियां भी बनती थी। अब हम बात करेंगे श्रेणी। आपका ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि श्रेणी किससे संबंधित है, श्रेणी क्या होती है। तो हम देखते हैं कि जो शिल्पी वर्ग था वो श्रेणियों में संगठित होता था। शिल्पी वर्ग की एक समूह होता था, एक आर्थिक समूह कह सकते हैं, उसको हम श्रेणी कहते थे। ये श्रेणियां अपने व्यवसाय को संगठित रूप में संचालन करती थी तथा दूसरे लोगों का जो रुपया था वो भी धरोहर के रूप में रखकर उस पर सूद देती थी। श्रेणियों के पास केवल रुपया ही जमा नहीं किया जाता था, अपितु उनको भूमि भी धरोहर के रूप में दी जाती थी, जिसकी आय को वे धर्म कार्य में खर्च करती थी। सूद की दर को जो 1% या 0.5% होती थी, नगर सभा में पंजीकृत कराया जाता था। ये श्रेणियां जरूरतमंदों को ब्याज पर धन भी देती थी। अन्य जो यह संगठन था सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के विधि निषेध नियम भी बनाता था और इसको राजा के द्वारा इनको मान्यता प्राप्त थी। जैसे उदाहरण हम देखते हैं कि नासिक के गुहा मंदिर में एक उत्कीर्ण एक लेख है शक उषा वदात का। उससे पता चलता है कि कोलिक किसको कहते हैं? जुलाहों को। कि कोलिक आदि व्यवसायों के संगठन भी श्रेणियों के रूप में ही थे। इसके अलावा जो शक सेनापति था उषा वदात ने नासिक के बौद्ध भिक्षुओं को सहायता के लिए कई हजार रुपए जुलाहों के एक संघ के पास जमा कर दिए और उसके ब्याज से भिक्षुओं को प्रतिवस्त्र क्या मिलते थे? वस्त्र मिलते थे। तो इससे हमें उस काल की जो श्रेणियों की जो कार्यविधि थी, इस उदाहरण से हमें उनका स्पष्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो मौर्योत्तर काल में जो व्यापार था, तो हम देखते हैं कि मौर्य काल में न केवल आंतरिक अपितु विदेशी व्यापार भी खूब उन्नति हो चुकी थी। पश्चिम एशिया तथा भूमध्य सागरीय देशों के साथ लाल सागर तथा अरब सागर के मार्ग अधिक लोकप्रिय थे। इसके अलावा भारत से बाहर चावल, मलमल, हाथी दांत का सामान और सुगंधित तेल आदि का निर्यात किया जाता था। भृगुकच्छ, ताम्रलिप्ति, सोपारा, कल्याण इस युग के समृद्धशाली बंदरगाह थे। इसी के अलावा दक्षिण भारत के हम देखें तो नोरा, मुसीरी, तोंडी आदि प्रमुख बंदरगाह दक्षिण में स्थित थे मौर्योत्तर काल के। इन देशों के अलावा अफगानिस्तान और चीन के साथ भी इस काल में व्यापार बढ़ गया था। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत का व्यापारिक संबंध पहले से स्थित था, लेकिन इस काल में ये और अधिक मात्रा में बढ़ गया। हिंद चीन में अम्बुज तथा चंपा के राज्यों की स्थापना भारतीयों ने की। 3री शताब्दी में सुमात्रा में श्री विजय साम्राज्य का निर्माण किया गया। श्री विमल चंद्र पांडे के अनुसार इस युग में 3 व्यापारिक मार्गों की प्रतिष्ठा हुई। किस काल में? मौर्योत्तर काल में। पहला था पाटलिपुत्र से कौशाम्बी और उज्जैन होते हुए बेरीगाजा जाने वाला मार्ग। दूसरा पाटलिपुत्र से मथुरा और सिंधु घाटी होते हुए बैक्ट्रिया जाने वाला मार्ग। और तीसरा था पाटलिपुत्र से वैशाली और श्रावस्ती होते हुए नेपाल जाने वाला मार्ग। तो हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े व्यापारिक मार्ग बनाए गए थे, बड़ी बड़ी व्यापारिक मंडियाँ स्थापित हो गई थी। इससे इस काल में व्यापार बहुत अधिक मात्रा में क्या हो गया था? बढ़ गया था। जो फ्लीट महोदय हैं उनके अनुसार दक्षिण भारत के 2 व्यापारिक मार्ग प्रमुख थे। पहला मार्ग तो था मछलीपट्टनम से प्रारंभ होता था और दूसरा वेनुकोंड से। इसके अलावा हम देखते हैं कि देश के भीतर भी अनेक स्थान पर मंडियाँ बन गई थी, जैसे उज्जैन, पैठान आदि। हम अगर भारत में आयात की जाने वाली चीज़ों की बात करें तो देखते हैं कि इन चीज़ों में चांदी के बहुमूल्य बर्तन, शराब और बहुमूल्य वस्त्र आदि हम भारतीय जो लोग थे वो बाहर से मंगाते थे। इस काल में सिक्कों में सोने और चांदी का सिक्कों का चलन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया था। एक सोने कारशार्पण चांदी के 35 कारशार्पण के बराबर था। उत्तर भारत के सोने के सिक्कों को स्वर्ण और चांदी तथा तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? कारशार्पण। तो उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में मौर्योत्तर काल में व्यापार वाणिज्य अपने चरम पर था या उसकी उन्नति हो गई थी।
न केवल भारत के आंतरिक भागों में अपितु भारत के बाहर से भी बहुत अधिक मात्रा में आयात निर्यात किया जाता था, और इसीलिए इस काल में सोने और चांदी के सिक्कों की बहुतायत मात्रा में हमें संग्रह प्राप्त होते हैं। अगर हम शिल्प की बात करें तो देखते हैं कि न केवल कपड़ा उद्योग अपितु लौह उद्योग या फिर दक्षिण काली का उद्योग सब कुछ बहुत अधिक संगठित मात्रा में संगठित रूप से चल रहे थे, और इसीलिए इस काल में श्रेणियों का विकास हुआ, ताकि हर वर्ग हर शिल्प की अपनी अपनी श्रेणी हो जो उस शिल्प से संबंधित नियम कायदे तय करती थी। तो ये एक उच्चतर जो विकास का सूचक है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।